जय हिंद साथियों। अपन लास्ट लेक्चर में बात करें तो पीएनसी के अंदर कि समेशन ऑफ नंबर्स कैसे निकालते हैं। यदि हमारे पास कुछ डिजिट्स है, उन डिजिट्स को यूज करते हैं अपन को टोटल नंबर्स बनाने की क्या क्या बन सकते हैं उनको अरेंज करने के बाद में, और जितने भी नंबर्स बने उनका सम निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आया था लास्ट लेक्चर में। फॉर्मूला क्या था? n-1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट्स इंटू 111 कितने टाइम्स? n टाइम्स। हमारे पास जितने डिजिट्स है उतने टाइम्स क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला अपन ने देख लिया और उस पर बेस क्वेश्चन भी देख लिए थे। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अब आज बात करने वाले कि अलाइक्स ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइए और ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, और इसी को बेगर्स मेथड भी बोलते हैं कोटा में। ठीक है, और इसी को बोलते हैं बेगर्स मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अब हमारे पास क्या होंगे? अलाइक्स ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होंगे, उनको बांटना है लोगों में। तो उसके तरीके कितने आएंगे? अब हमारे पास यहाँ से दो फॉर्मूले आएंगे, दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे और उनका मीनिंग समझ में रहेगा, मीनिंग याद ध्यान में रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? अपना 90% केसेस में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लीजिए। इफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स और coins are distributed among our persons or beggars such that each person receive 0, 1 or more objects or coin. If an identical objects or coins are distributed among our persons or beggars such that each person receives 0, 1 or more objects or coins, then number of ways क्या हो जाएंगे? यहाँ पे फॉर्मूला आता है n+r -1 CR-1। ये फॉर्मूला आधी रात को भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो 90% केसेस में अपना काम आराम से हो जाएगा, और यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए फॉर्मूला पता होना चाहिए ये वाला। अब ये आया कैसे, इसकी भी बात करते हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा और लिखते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? n+r-1 CR-1, मतलब हमारे पास क्या n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, उनको r पर्सन्स में बांटना है, और जो हमारे पास आइडेंटिकल कॉइन्स है उनको आर बेगर्स में बांटना। इसका मतलब भी सेम ही है। तो क्या रहना चाहिए कि खुद के पास कोई भी कॉइन नहीं बचना चाहिए, सबके सबको अपन को बांटना है आर बेगर्स में। तो उस बांटने का मतलब ऐसे जो करें कि फर्स्ट बेगर को अपन ने x1 दे दिया, सेकंड बेगर को x2 कॉइन्स दे दिए, थर्ड बेगर को x3 कॉइन्स दे दिए, ऐसे ही आरथ बेगर को अपन ने दे दिया XR कॉइन्स। इन सबका सम, टोटल कॉइन्स का सम कितना आना चाहिए? n के इक्वल आना चाहिए। आई बात समझ में? ये इक्वेशन समझ में आ गई? इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट बेगर को अपन ने x1 कॉइन्स दे दिए, सेकंड वाले बेगर को x2 कॉइन्स दे दिए, थर्ड वाले बेगर को x3 दे दिए, ऐसे आरथ बेगर को क्या दे दिया? XR कॉइन्स दे दिए। अब सब टोटल कॉइन्स का सम कितना आना चाहिए? n आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? सिर्फ n है। उन n कॉइन्स को बांटना, हमारे पास कुछ भी नहीं रखना है और ना बेगर से लेना है। ठीक है, बांटना पूरे के पूरे। तो इन सबका सम कितना आना चाहिए? n आना चाहिए। अब यहाँ से क्या हो गया? जो xi होगा, x1, x2, x3, इन सबका वैल्यू क्या हो सकता है? या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए 0,
1 और मोर। आई बात समझ में? अब अक्स आई का मतलब यहाँ पे x1 x2 x3 x आ रहे थे, सबकी वैल्यू क्या होगी, या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे इस इक्वेशन के? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? सेम, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। क्लियर? ऐसे कैसे पता होना चाहिए? जब ऐसी इक्वेशन दी हो तो इसका मतलब यह है कि ये बेगर्स वाला मेथड से ये इक्वेशन सॉल्व होगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे? n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा कि अपन ने अक्सर जो फर्स्ट बेगर है उसको कुछ भी नहीं दिया, सेकंड वाले बेगर को पूरे के पूरे कॉइन दे दिया। ऐसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज, तो वो कितने आते हैं? n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ये आया कैसे उसका देख लेते हैं, इसका प्रूफ। ठीक है, प्रूफ इधर बताते थे। प्रूफ देखिए हमारे पास क्या है, n कॉइन्स है, ये ऐसे n कॉइन्स है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास n कॉइन्स है और अपन अज्यूम करने के हमारे पास क्या है, यदि हम अपन को r परसेंट से बांटना है तो अपन को अज्यूम करना है कि हमारे पास r माइनस 1 क्या है, फॉल्स कॉइन है। ठीक है, n कॉइन्स है और ये हमारे पास क्या है, फॉल्स कॉइन्स है। कितने? r माइनस 1, r माइनस 1 आइडेंटिकल फॉल्स कॉइन। ठीक है, फॉल्स, इसका प्रूफ ऐसे बताया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, ये कितने फॉल्स कॉइन अपन एज्यूम कर ले। फॉल्स कॉइन का मतलब ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कुछ कागज के टुकड़े हैं। ठीक है, अब इनको और इनको सबको एक साथ अरेंज करें। अरेंज करने के तरीके क्या हो जाएंगे? अब ये हमारे पास n आइडेंटिकल कॉइन्स है, ये हमारे पास r माइनस 1 आइडेंटिकल कॉइन्स है, तो इनको आपस में अरेंज करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे? n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n एक टाइप के, तो फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा n फैक्टोरियल से। ये r माइनस 1 एक टाइप के, तो फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा r माइनस 1 फैक्टोरियल से। ये बात समझ में आ गई? इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इनको आपस में अरेंज किया तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा कोई एक अरेंजमेंट बन गया, ऐसे आ गया फॉल्स फॉल्स कॉइन, फिर आ गया हमारे पास फॉल्स, फिर फॉल्स आ गया, फिर कॉइन आ गया, ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है, लास्ट में कॉइन, फिर फॉल्स आ गया, फिर कॉइन आ गया। ठीक है, जो भी है इनका अरेंजमेंट एक ऐसा पॉसिबल एक अरेंजमेंट बन गया। ठीक है, तो अब इसका मतलब देखिए, जो कॉइन है, कॉइन से पहले हमारे पास ये दो फॉल्स कॉइन है, ये किसके दे दिए? इसको ले लीजिए, इसको आर लोगों में बांटना अपन को। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट कॉइन के लिए, फर्स्ट बेगर के लिए। ये वाला अपन ये दे दिया सेकंड वाले बेगर को, ये अपन ने दे दिया थर्ड वाले बेगर को। आई बात समझ में? कॉइन देना है, कॉइन देना अपन को, फॉल्स कॉइन नहीं देना है। ठीक है, कॉइन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास जो फर्स्ट बेगर है यहाँ पे, उसको अपन ने कुछ भी नहीं दिया। इसमें क्या दे दिया? इसमें सेकंड बेगर को कुछ नहीं दिया। यहाँ पर अपन ने थर्ड बेगर को क्या दे दिया? एक कॉइन दे दिया। ऐसे फोर्थ बेगर को कुछ भी नहीं दिया। फिफ्थ बेगर को कितना दे दिया? 1 दे दिया। ऐसे हमारे पास इधर जाएंगे तो अपन हमारे पास टोटल कितने लोगों में बांटना है? 8 लोगों में। तो अपन ने हमारे पास देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला आरथ बेगर उसको 1 कॉइन दे दिया। ठीक है, और r माइनस 1 वाले को दे दिया अपन ने कुछ भी 1 कॉइन। ऐसे हमारे पास ऐसे बन सकते हैं। तो इन्हीं को आपस में अरेंज करेंगे, तो वही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज बन जाएगी कि अपना इतने तरीके से कॉइन दे सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे अपन पहले कॉइन भी रख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगे, वही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ से देखिए इनको अरेंज करने का तरीका यही आया, कितना? n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास यही किसके इक्वल होता है? n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 यही इसके इक्वल होता है। आगे बात समझ में? अब ये कैसे आया, ये ज़्यादा यदि ध्यान में नहीं रहे, ये मायने नहीं रखता, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स कॉइन्स और जो अपने पास रियल कॉइन्स हैं,
रियल कॉइंस ये फर्स्ट वाले बेगर को दे दिया, कुछ भी नहीं दिया, सेकंड वाले बेगर को भी कुछ नहीं दिया, ऐसे ही थर्ड वाले बेगर को अपन ने 1 दे दिया, फोर्थ वाले बेगर को भी कुछ नहीं दिया, फिफ्थ वाले बेगर को 1 कॉइन दे दिया, ऐसे ही देख सकते हैं। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिखिए, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसको मैं हटा देता हूं। अब इसमें जीरो और मोर की बात किया, अब इसमें बोल दे कि एटलीस्ट 1, मतलब सब बेगर्स को कम से कम एक एक कॉइन देना अपन को, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, देखिए फॉर्मूला, इफ, ये पॉइंट लिख दीजिए, इफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स और कॉइन्स, वो आप लिख लेना, एन आइडेंटिकल कॉइन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड among आर persons या आर beggars such that each beggar gets at least 1 coin, then number of वेज क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास आता है n-1 CR-1, ठीक है। कैसे आता है देखिए, अपन को हमारे पास क्या है, n कॉइन्स है, आर बेगर्स है, तो बोल रहा है कि सब बेगर के पास एक एक कॉइन आना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं अपन, सब बेगर्स को एक एक कॉइन दे देते हैं। सबको अपन ने एक एक कॉइन दे दिया, बेगर नंबर 1, बेगर नंबर 2, बेगर नंबर 3, ठीक है, बेगर नंबर आर, सबको एक एक कॉइन दे दिया। अब हमारे पास रिमेनिंग कॉइन कितने रह गए, रिमेनिंग कॉइन रह गया हमारे पास n-r, आई बात समझ में। अब हमारे पास रिमेनिंग कॉइन रह गया n-r। अब n-r कॉइन देने पे कोई कंडीशन नहीं है, फर्स्ट वाले को कुछ भी ना, दूसरे वाले को पूरा दे दे, बाकी को कुछ भी ना दे, कैसे भी दे सकते हैं, मतलब 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, कितने भी दे सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो वहां से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे, देखिए, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, अभी ऊपर लिखा अपन ने क्या होता है n, यहाँ पे अब नंबर ऑफ कॉइन्स कितने रह गए, n-r, n + r-1 CR-1, आगे बात समझ में। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, n-1 CR-1। फॉर्मूला कैसे आया समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये दोनों पता होना चाहिए, और इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि एक एक आना चाहिए। एटलीस्ट 1 के लिए बोला तो पहले सबको क्या कर दिया, एक एक दे दिया। तो अब हमारे पास रिमेनिंग कॉइन्स रह गए n-r को r परसेंट में बांटने के तरीके, n + r-1 CR-1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर n की जगह अपन ने रिप्लेस कर दिया n-r से, तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा, क्लियर। अब यदि यहाँ पे एटलीस्ट 2 बोलता तो क्या करते, सबको 2 दे देते, तो हमारे पास यहाँ से कितना देते, 2 कितना टाइम्स 2r टाइम्स, तो कितना देते 2r आ जाते, तो हमारे पास रिमेनिंग कॉइन्स कितना रह जाते n-2r, तो फिर उनको बाकी के देने के तरीके इस फॉर्मूले से निकाल लेते, ठीक है। ऐसे अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और यहाँ से अब इक्वेशन क्या बन सकती है, यहाँ से इक्वेशन बन सकती है, जब हमारे पास x1 + x2 + x3 + up to xr इक्वल टू क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। और यहाँ पे x1 और x2 क्या होने चाहिए, x1 एटलीस्ट 1, मतलब xi > 1। जब कोई भी इक्वेशन बोले जिसके नेचुरल सॉल्यूशंस हो, तो उसके लिए क्या होगा, n-1 CR-1, इतने तरीके से अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं फॉर नेचुरल सॉल्यूशंस, क्या हो जाएंगे n-1 CR-1, क्लियर। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, तब चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन से डील करते हैं। n + r CR-1, ठीक है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या काम हो जाएगा अपना, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ in which
5 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं। Identical coins can be distributed between Golu, आसू एंड टिंकू। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन इच 5 आइडेंटिकल कॉइन्स। हमारे पास क्या है, 5 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं। कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गोलू, आसू और टिंकू। 3 लोगों में बांटने हैं और 5 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि कम से कम 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। किसी को कुछ भी ना दे, एक को पूरे भी दे सकते हैं। तो हमारे पास वहां से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आते हैं, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो क्या आ जाएगा, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 और पर्सनस कितने 3, तो r कितना हो जाएगा 3। तो क्या हो गया 5 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 7 C2 7 6/2। तो ये कितने आ जाएंगे 21। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फाइंड द नंबर ऑफ वेज find the number of ways of distributing distributing 10 identical balls between 4 boys if each gets none, 1 or more number of balls। क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल बॉल्स। कितनी बॉल है हमारे पास, 10 बॉल्स हैं बिटवीन 4 बॉयज, 4 बच्चों में बांटनी है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इफ ईच गेट्स नन, मतलब 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। एन कितना है यहाँ पे 10, तो 10 प्लस आर 4 लोगों में बांटना, तो 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो कितना जाएगा 13 C3। तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ गया 13 इंटू 22, तो ये आ जाएगा 266 है और 220 286 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज find the number of ways of distributing distributing 12 identical books हैं। 12 identical books between Golu, Asu and Tinku such that each receive at least one book।
कम से कम क्या आनी चाहिए, कम से कम एक बुक आनी चाहिए प्रत्येक के पास, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया कि कम से कम एक आनी चाहिए, तो पहले क्या कर देते, तीनों को एक एक दे दिया, एक एक दे दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग बुक्स कितनी रह गई, रिमेनिंग बुक्स कितनी रह गई, 3 दे दिए, तो हमारे पास 9 बुक्स रह गई। और अब 9 बुक्स को कितने लोगों में बांटना, अपन को 3 लोगों में, तो हमारे पास नंबर ऑफ पेज क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पेज तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 ऑलरेडी दे चुके हैं, हमारे पास रह गए 9, 9 प्लस n प्लस आर, आर कितना हमारे पास यहाँ पे 3, n प्लस आर माइनस 1 C3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 3 12, तो ये आ जाएगा 11 C2, तो हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 55। क्लियर, आगे बात करते हैं। कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दिया अपन को x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 102, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अपन को नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस बताने। नेचुरल सॉल्यूशन का मतलब कि जो भी सॉल्यूशन होंगे x और y और जेड की वैल्यूज वो क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, या 1 होगी या 1 से बड़ी होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि एटलीस्ट 1 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 102 कॉइन्स है, 102 कॉइन है, उनको 3 लोगों में बांटना है, तो तीनों में से तीनों के पास कम से कम एक एक आए। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई और जेड क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने चाहिए। तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे हमारे पास n माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये अभी फॉर्मूला भी देखा था, तो कितना हो जाएगा 102 माइनस 1 सी, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 101 C2, तो ये आ जाएगा 101 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 5050। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये देखिए यदि ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता, ऐसे इक्वेशन बना के दे देता, तो फिर ये वाला क्वेश्चन तो फिर अपन को ऐसे लगता कि आउट ऑफ सिलेबस पहुंच लिया। इसलिए यदि कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, और यदि अदरवाइज कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना हर चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways 30 marks can be allotted to 8 questions है। if at least 2 marks are to be given to each question, क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, इन हाउ मेनी वेज 30 मार्क्स कैन बी अलॉटेड टू 8 क्वेश्चंस है, इफ एटलीस्ट 2 मार्क्स आर टू बी द गिवन टू द ईच क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या कि हम अपन एक पेपर फ्रेम कर रहे हैं 30 मार्क्स का, अब अपन को क्वेश्चन बनाने 8,
अब अपने हाथ में है कि बोला कि प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का तो होना चाहिए कम से कम। अब 2 से ज्यादा आप कौन से क्वेश्चन को दे रहे हो वो अपने हाथ में, लेकिन कम से कम 2-2 मार्क्स अपन को देना है। तो अपन क्या कर दिए, सबसे पहले कितने मार्क्स दे दिए पेपर को, तो फर्स्ट अपन ने कितने दे दिए, कितने मार्क्स दे दिए अपन ने, 8 क्वेश्चंस को 2-2 ऑलरेडी दे दिए, तो कितने हो जाएंगे 2 इंटू 8, मतलब 16 मार्क्स तो अपन ऑलरेडी दे चुके हैं। अब अपन को रिमेनिंग मार्क्स कितने रह गए 14 मार्क्स और देना है। तो 14 मार्क्स देने पे कोई कंडीशन नहीं है, किसी क्वेश्चन को अपन उनमें से 2+0 भी कर सकते हैं, 2+1 भी कर सकते हैं, मतलब 0, 1, 2 कितना भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए रिमेनिंग मार्क्स कितने रह गए, रिमेनिंग मार्क्स रह गए टोटल हमारे पास 30 माइनस 16 कितना रह गया 14। अब 14 को कितने लोगों में बांटना है, 8 लोगों में, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, एन कितना 14 प्लस आर कितना है 8, 14 प्लस 8 माइनस 1 सी 8 माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 1 21 C7, तो यही इसका आंसर है 21 C7। अपन इतने तरीके से रिमेनिंग जो मार्क्स है उनको अपन दे सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और सभी जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनको अच्छे से नोट करना है नोटबुक में, ठीक है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। लास्ट में जब एग्जाम पास में आएगा तब रिवीजन के लिए काफ़ी काम आते हैं नोट्स, उनके बिना जीवन अधूरा है तुम्हारा फिर जाइएगा, ठीक है। इसलिए नोट्स प्रॉपर बनाना है, कि क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है, कोई कुछ भी बोले किसी की ज़्यादा बातों पे ध्यान नहीं देना, प्रॉपर नोट्स बनाना है और प्रॉपर रिवाइज करना है और प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तब तो आराम से सब चीज़ें हो जाएंगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे चलते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो बनाते रहिएगा, मैं जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उनको रिवाइज करिए, और जितने भी क्वेश्चंस मैं नोट्स में करवा रहा हूँ उनको रिवाइज करिए, और फिर खुद से प्रैक्टिस करिए, तब कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड, वाइट, ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स, और ब्रैकेट में लिख रखा है बॉल्स आर अलाइक एक्सेप्ट सेम कलर्स, मतलब जिन जिन बॉल्स का कलर सेम है वही क्या है अलाइक्स हैं, मतलब ग्रीन की ग्रीन सबकी सब क्या है अलाइक है, ब्लू की ब्लू क्या है सबके सब अलाइक है, व्हाइट की व्हाइट सबके सब अलाइक, और वो जो रेड है वो भी क्या है सब अलाइक्स हैं, लेकिन जो जिनका डिफरेंट कलर है वो आपस में अलाइक नहीं है, ये बोलना चाहता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच a selection of 10 balls can be made। फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है, सेकंड पार्ट ये बोल रहा है नंबर ऑफ वेज इफ कंटेंस बॉल्स ऑफ ऑल 4 कलर्स, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इफ कंटेंस बॉल्स ऑफ ऑल 4 कलर्स, ठीक है। यह हमारे पास क्वेश्चन है तो इसको समझते हैं। देखिए अपने पास क्या है, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड, वाइट,
ब्लू और ग्रीन, कितने भी हमारे अपन बॉल ले सकते हैं, हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स है, कितने भी अपन रेड ले सकते हैं, कितने भी व्हाइट ले सकते हैं, कितने भी ब्लू ले सकते हैं, कितने भी ग्रीन ले सकते हैं, ठीक है। और जो रेड हैं वो क्या है, रेड ग्रेड सबकी सब सेम है, और जो व्हाइट बॉल्स है वो भी सबकी सब क्या है, सेम बॉल्स है, और जो ब्लू है वो भी सबकी सब क्या है, सेम है, और ग्रीन है वो भी क्या है, सबकी सब सेम है। अब बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच सिलेक्शन ऑफ 10 बॉल्स, अपन को क्या करना है, 10 बॉल सेलेक्ट करनी है। अब वो रेड है, व्हाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, इन पे कोई कंडीशन नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 10। व्हाइट ले, ग्रीन ले, ब्लू ले और कुछ भी ले, रेड ले, तीनों का सम कितना आना चाहिए, चारों का सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्योंकि अपन को 10 बॉल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये कितने तरीके हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज। तो और यहाँ पे किसी पे कोई कंडीशन नहीं है, मतलब x1 भी जीरो वो भी हो सकता है, x2 भी जीरो हो सकता है, x3 भी जीरो हो सकता है, x4 भी जीरो हो सकता है, मतलब ये कंडीशन हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो 0, 1 और मोर ऑब्जेक्ट वाला, उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगी, देखिए नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे n प्लस आर, आर कितना है यहाँ पे, n है कितना 10 और r है कितना 4, और तो n प्लस आर मीन्स 10 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 13 c3, ये अभी निकाला था अपन ने, कितना होता है 286 होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बोला कि इफ नंबर ऑफ वेज इफ कंटेंस बॉल्स ऑफ 4 कलर्स, अपन जो 10 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए कि प्रत्येक कलर की बॉल आनी चाहिए, ठीक है, प्रत्येक कलर की बॉल आनी चाहिए। तो प्रत्येक कलर की बॉल आने के लिए मतलब पहले क्या करते हैं, अपन एक एक बॉल उठा लेते हैं, एक रेड ले लिया, एक व्हाइट ले लिया, एक ब्लू ले लिया, एक ग्रीन ले लिया, ठीक है। पहले 4 बॉल सेलेक्ट कर लिए, अब 4 बॉल सेलेक्ट कर लिया, अब हमारे अपन को रिमेनिंग बॉल कितनी लेनी है, 6 और लेनी है। तो 6 कितने तरीके से ले सकते हैं, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कितना है 10 है। अब ये इसमें क्या हो जाएगा कि xi क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1 आना चाहिए। तो इसके तरीके कितने होते हैं, n माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 4 c4 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 6c3, क्लियर, यही इसका आंसर है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा मेरा 20, क्लियर, कोई डाउट। अरे ये n-1 होता है ना, n-r थोड़ी ना होता है, n-1 होता है, n-1 c r-1 तो ये कितना हो जाएगा 9c3 होगा, सॉरी 9c3 होगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा 12 इंटू 7 84, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 84। n-1 c r-1 होता है, ठीक है, फॉर्मूला का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, अब इन सबको मैं हटा देता हूं, ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इनको हटा रहा हूं, ठीक है। बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव भी बोल सकता है या होल नंबर भी बोल सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ
अपन को इक्वेशन दिया है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4 टाइम्स x4 इक्वल टू 20। इस इक्वेशन के अपन को टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं जो क्या होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि x1 x2 x3 और x4 ये सब के सब क्या होंगे, जीरो या जीरो से हमेशा क्या होंगे, बड़े होंगे। नॉन नेगेटिव का यहाँ पे मतलब, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखिए अपन इस इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 20 माइनस 4x4। कोई दिक्कत नहीं। अब केस नंबर 1 x क्या होगा, x4 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो सबसे फर्स्ट केस देख लेते हैं, केस नंबर 1 इफ x4 इक्वल टू 0, यदि x4 का जो सॉल्यूशन है, जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 24। तो यहाँ से हमारे पास 20, तो हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 x3 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन कितने आएंगे, n प्लस आर, आर कितना है इसमें 3, तो n प्लस आर माइनस सी 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 माइनस 1 22 22 C2। फर्स्ट केस से हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन है 22 C2। फिर यदि x4 का वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए, x4 1 हो गया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा 24, 20 माइनस 4 कितना रह जाएगा 16। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, यह है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ गए, n प्लस आर, तो वही हो जाएगा 16 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 19 19 माइनस 1 18 18 C2। ऐसे जब x4 कितना हो जाए, x4 यदि 2 हो जाए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 माइनस 8, तो कितना रह जाएगा 12 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 12 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 15 15 माइनस 1 14 C2। क्लियर। ऐसे जब केस 4 क्या होगा, x4 इक्वल टू कितना हो जाए 3 हो जाए, तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 20 माइनस 4 इंटू 3 12, तो 20 माइनस 12 कितना रह जाएगा 8 रह जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, 8 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 11 माइनस 1, तो 10 C3 10 C2, यहाँ से सॉल्यूशन आएंगे। जब x4 कितना हो जाए 4 हो जाए, केस नंबर 5 इफ x4 की वैल्यू क्या ले ले 4 ले ले, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 20 माइनस 16 कितना रह जाएगा 4। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, 4 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो कितना रह जाएगा 7 माइनस 1 6 C2। ऐसे ही केस नंबर 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। इफ है x4 की वैल्यू 5 के इक्वल आ जाए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये किसके इक्वल आ जाएगा, 20 माइनस 20 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन कौन सा होगा, 0 0 होंगे, x1 x2 x3, तो यहाँ से सॉल्यूशन कितने आएंगे 1 आएंगे। तो हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, 0 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2 C2। क्लियर। ऐसे पॉसिबल केस बनाए। अब जैसे x4 की वैल्यू 5 से ज़्यादा जाएगी तो राइट हैंड साइड नेगेटिव बना देगा, तो नेगेटिव बना देगा तो कभी भी इनका सम कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए, टोटल सॉल्यूशंस है, टोटल सॉल्यूशंस बन जाएंगे 8, ये आ जाएगा 22 C2 प्लस 18 C2 प्लस 14 C2 प्लस 10 C2 प्लस 6 C2 प्लस 2 C2। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के। आई बात समझ में। अब इसमें केसेस थोड़े से बन रहे हैं,
इतने ज़्यादा केसेस बना के ना दे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन अपन को देखने को मिलेगा, अपन को थोड़ी ना पता है कि ये उसका पीएनसी का क्वेश्चन है। यदि कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो बना पाएंगे अपन? नहीं बना पाएंगे। इसलिए पता होना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इसके सोल्यूशन आ गए ये वाले। अब इनका जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो इन सबका सम है, आई थिंक मेरे पास लिखा हुआ है, टोटल सम आएगा इनका 536। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। क्या क्या किया, हमारे पास ये इक्वेशन थी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4x4 इक्वल टू 20। अब इसके बारे में तो अपन नहीं जानते क्योंकि ये 4 टाइम्स x4 है, तो इसको राइट हैंड साइड देंगे। x1 x2 x3 x4 क्या बोला कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये सब के सब क्या होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या जीरो के इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास क्या बन गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या आ गया 20 माइनस 4x4। तो केस नंबर 1 ले लिया, जब x4 कितना है, जीरो है, तो जीरो है तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, x1 प्लस x2 इक्वल टू 20। तो हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ गए 22C2। जब x4 1 है तो उसके रेस्पेक्टिव हमारे पास सोल्यूशन आ गए 18C2। जब x4 के वाले 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे लिया तो हमारे पास यहाँ से सोल्यूशन आ गए। तो हमारे पास अब जब इन सबको ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो गए 536 आ जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए मैन हैज टू बाय 25 मैंगोज in 4 different variety। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन में फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है पीएनसी के। 4 different varieties buying at least 4 from each variety, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन बोल रहा है in how many ways he can purchase if mangoes of each variety are identical। if mangoes each variety are identical, ठीक है। जो भी वैरायटी है उनके सबके सब मैंगोज क्या है, आइडेंटिकल हैं, ठीक है। ऐसे जूम कर चलना है। क्वेश्चन का मतलब समझाते हैं आपको आसान भाषा में। क्या है कि कोई व्यक्ति है, उसको क्या करना है, 25 आम खरीदने हैं, वो भी 4 वैरायटी। जैसे आम की वैरायटी आती है, जैसे लंगड़ा, दशहरी, ऐसे वैरायटीज आती है, फॉर एग्जाम्पल XYZ, जो भी वैरायटी है, ठीक है, 4 वैरायटी है। तो बाइंग एटलीस्ट 4 फ्रॉम ईच वेराइटी, सब वेराइटी से कम 4 आम तो उसको लेने ही है। मम्मी ने बोला कि कम से कम 4 तो लेकर आना, ज़्यादा लाए वो तुम्हारी इच्छा है, जो तुमको ज़्यादा पसंद आए उसमें से ज़्यादा ले लेना, लेकिन कम से कम चारों वेराइटी से 4 तो लाना ही है बेटे। उससे ज़्यादा तुम्हारी अच्छा है, जैसा तुमको अच्छा लगे वो देख लेना, ठीक है। अब फ्रॉम ईच वेराइटी एंड हाउ मेनी वेज ही कैन परचेस, वो कितने तरीके से खरीद सकता है। तो देखिए 4 तो खरीदनी है सब वेराइटी से, तो सबसे पहले उनको ही खरीद लेते हैं, उनको फ्री कर देते हैं। 4 उठा लिया, हमारे पास 4 टोकरी है, 4 टोकरी, चारों टोकरियों में अलग अलग आम है, मतलब अलग अलग वेराइटी के है। तो बोला कि 4 तो आनी चाहिए सबसे, तो पहले 4 अपन चारों टोकरियों से उठा लिए, ठीक है। तो पहले अपन कितने आम उठा लिए, फर्स्ट अपन ने फर्स्ट क्या कर लिया, अपन ने सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट बाय 4 मैंगोज from each variety
ईच वैरायटी से अपन ने क्या कर लिया, एक एक चार चार मैंगो उठा लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने हो जाएंगे, फर्स्ट कितने रह गए, 4 कितने बार उठा लिया, 4 बार, तो कितना हो गया 16 अपन उठा चुके हैं। 16 अपन ने अपने टोकरी में से उठाकर अपन अपने जो भी थैला उसमें डाल लिए। अब हमारे पास अपन को और मैंगो कितने सेलेक्ट करने हैं, टोटल 25 सेलेक्ट करने हैं। तो अपन ने 16 तो सेलेक्ट कर लिए। अब अपने पास 25 में से 16 हटा दिया, तो अपन कितने सेलेक्ट और करने, 9, मतलब 9 आम और लेने अपन को। तो 9 आम लेने के तरीके देखिए, रिमेनिंग मैंगोज टू बाई रिमेनिंग मैंगोज कितने रह जाएंगे, 25 माइनस 16 कितने रह गए, 9। अब 9 आम को और मतलब लेना है, तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज। अब वो जैसे 4 वेराइटी हैं, वेराइटी नंबर 1 प्लस वेराइटी नंबर 2 प्लस वेराइटी नंबर 3 प्लस वेराइटी नंबर 4 इक्वल टू 9। अब किसी भी वेराइटी में ले, लेकिन सब वेराइटी का मिलाकर सबका सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 9 से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। टोटल आम कितने और लेने, 9 ले रहे हैं। अब किसी भी वेराइटी का ले सकते हैं, किसी से 0 भी ले सकते, किसी से 1 भी ले सकते, किसी से 2 भी ले सकते, ठीक है, लेकिन होना चाहिए टोटल सम 9। तो हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो n कितना है यहाँ पे 9, तो 9 प्लस आर, आर कितना 4 वेराइटी, तो n प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 13C3। तो ये 286 आता है, जो कि अपन को पता है, निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट चेक तेरा 12C3 आएगा, ठीक है। तो 12C3 हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 220। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहे हैं इन हाउ मेनी वेज टू एप्पल्स 3 मैंगोज एंड 4 एप्पल्स है। एप्पल की तो बात हो गई, 4 ऑरेंज कर लीजिए। 4 ऑरेंज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 children so that each receive none, one or more number of fruits। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे में देखिए सबके सब अलाइक नहीं है, यहाँ पे 2 एप्पल्स है, 3 मैंगोज है, 4 ऑरेंजेस है, और उनको 3 बच्चों में बांटना है, और खुद के पास कुछ भी नहीं रखना। जितने भी हमारे पास फ्रूट्स है उन सबको बांटना 3 लोगों में। तो कितने तरीके से बांट सकते हैं। अब यहाँ पे 2 एप्पल्स अलाइक है, यहाँ पे 3 एप्पल्स अलाइक है, यहाँ पे 4 एप्पल्स अलाइक है, सबके सब अलाइक नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या करिए, सबसे पहले एप्पल को बांट दीजिए, उसके बाद जो मैंगो है उसको बांट दीजिए, ऑरेंज को बांट दीजिए, और सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि तीनों काम एक साथ करने हैं अपन को, ठीक है। पहले एप्पल को बांटा, फिर उसके बाद में ऑरेंज मैंगो को बांटिए, फिर एप्पल को बांटिए या ऑरेंज को बांटिए, तो उससे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। तो देखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 2 एप्पल्स है,
तो एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, कितने लोगों में बांटना, 3, तो 3 है, ठीक है। तो आर कितना हमारे पास 3, और एन कितने, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने 2, तो कितना हो जाएगा एन प्लस आर, 2 + 3 - 1 C3 - 1, तो कितना हो गया 4C2, क्लियर। तो और जब अपन नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 मैंगोज बिटवीन 3 चिल्ड्रन, तो कितना हो जाएगा एन इसके लिए कितना हो जाएगा 4, तो 4 + 3 - 1 C3 - 1, तो 7 - 1 6 C2। ऐसे ही जब अपन किसकी बात करेंगे, ऑरेंज की बात करेंगे, ऑरेंज कितनी है हमारे पास, सॉरी मैंगो कितने थे, 3 थे, तो यहाँ पे आएगा 3 + 3 C3 - 1, तो यहाँ पे आएगा 5C2, क्लियर। अब हमारे पास ऑरेंज थी 4, तो 4 ऑरेंज को डिस्ट्रीब्यूट करने की तरीका कितना हो जाएगा, 4 + 3 - 1 C3 - 1, तो कितना आ जाएगा 6C2, क्लियर। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सबको, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4C2 × 5C2 × 6C2, क्लियर। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। अब आप सोचो मल्टीप्लाई क्यों किया, एप्पल को भी बांटना है, मैंगो को बांटना है और ऑरेंज को बांटना, तीनों काम एक साथ करने हैं, ठीक है। पहले एप्पल को बांट दिया, फिर मैंगो को बांट दिया, फिर एंड ऑरेंज को बांट दिया। तो जब तीनों काम एक साथ करने की बारी आती है तो मल्टीप्लिकेशन वाला लो जो अपने पास फंडामेंटल प्रिंसिपल है तो वो लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से कितना हो जाएगा 4 × 3/2, यहाँ से हो जाएगा 5 × 4/2, यहाँ से आ जाएगा 6 × 5/2, क्लियर। तो हमारे पास हो गया 2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 आ गया, ये हो गया 6 × 5 30 × 30 कितना हो जाएगा 900, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 900, ठीक है। अपन और बात करेंगे इस पे बेस, थोड़े से क्वेश्चंस और लेंगे, फिर एक लास्ट आर्टिकल बचेगा डी अरेंजमेंट, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैक्सिमम 95% पीएनसी का काम हो चुका है, अब कुछ क्वेश्चंस और लेंगे इस टॉपिक पे बेस, और फिर और बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। एक लेक्चर और लगेगा पीएनसी को खत्म करने में, उसके बाद में अपन बायनोमियल की बात करेंगे। तब तक बने रहिए और खुद से क्वेश्चन बनाते रहिए, और जितने मैंने क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं उनको अच्छे से एक बार खुद से ट्राई जरूर करना, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे बात और कल करते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।